हरियाणा में हरियाली बढ़ रही है, ऐसा दिया हुआ था। और जो उत्तर प्रदेश है उसमें पर्यटन बढ़ हाँ रहा है। उसमें पर्यटन बढ़ रहा है। हाँ, और हरियाणा में वो भी हरियाणा चौथे नंबर स्थान पे है प्रति आय में। तेलंगाना पहले नंबर उसमें पे है। तेलंगाना पहले नंबर पे दिखाया हुआ है। तो ये जो ताजे आंकड़े हैं और अखबार की पहली हेडिंग है, ये फर्स्ट पेज की हेडिंग है बहुत बड़ी, जबकि इंडिगो की फ्लाइट के जो चर्चा है वो सेकंड नंबर पे है। और भी सारी चर्चा थी अखबार के अंदर, इंडिगो की मोनोपोली की। हाँ इंडिगो की मोनोपोली उसी अखबार की। मैं हेडिंग लगा दूंगा आप लोगों के लिए नीचे, वो जो कटिंग लगा दूंगा अखबार की। तो इनके ऊपर अब क्या थिंकिंग है, मतलब कि क्या वास्तव में हरियाणा में हरियाली बढ़ रही है? देखो क्योंकि जंगल देखो आज के ज़माने में हालांकि पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो करती रहती हैं हरियाली का, लेकिन क्या उनकी वजह से हरियाली बढ़ी है या कुछ और आंकड़े हैं ये? देखो मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। पहले नंबर पे तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी लोग इस वीडियो को भी सुन रहे हैं और जिनमें अपना कॉमन सेंस है, अखबार और टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया, इसका मैक्सिमम पार्ट फ्रॉड है, अधिकतर पार्ट। ये जो खबरें होती हैं, जैसे कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई मीटिंग हुई या कुछ और काम हो गए, उनमें आप लिख कर देते हो अपनी लेटर हेड के ऊपर लिख कर देते हो प्रेस नोट, उसको वो लोग छाप देते हैं जब उनके पास खबरों की कमी रहती है या जब उनके पास एडवर्टीजमेंट्स नहीं होती हैं, तब विज्ञापनों की कमी में वो लोग खबर छापते हैं। अदरवाइज ये जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है और सोशल मीडिया भी मैक्सिमम प्रोपेगेंडा मीडिया है बेसिकली। ऐसा मतलब आपके ये इस बात के पीछे तर्क क्या है? तर्क के साथ बात करो ना। इसके देखिए मैंने अभी शुरू ही किया है, तो आप सिर्फ ये बोलेंगे कि क्यों है ये, अगर आप इस पे पूछेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने ये सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये कब बने हैं, ये मीडिया हाउसेस जो हैं वो कब बने हैं, अखबार कब आए हैं और क्यों आए हैं। 1870 में, 1876 में, 1890 में अखबार आए हैं और अंग्रेजी के अखबार आए हैं। भारत में पहली बार जब अखबार आए, अंग्रेजी के अखबार आए, हिंदी का एक भी अखबार नहीं था जिस टाइम पर मीडिया आया है ना, अखबार मीडिया आया है। उसके बाद हिंदी का तो सिर्फ रेडियो चैनल आए डायरेक्टली, और फिर टेलीविजन आए। जिस वक्त अमेरिका में 100 चैनल घरों में चला करते थे, उस वक्त भारत में मात्र एक डीडी नेशनल नाम का चैनल आया। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 1990 के आसपास की बात है। हाँ 86-87 के आसपास की बात है ये तो आप लोगों के और हमारे आसपास 86-87 में, उस वक्त महाभारत और रामायण आई, तब लोगों ने उनको लेना चालू किया। उससे पहले उनको कोई लेता भी नहीं था। यानी आपकी पसंद की चीजें उस पर चलने लगी, तब जाकर के उन्होंने भरोसा जमाया। पहली जो फिल्म आई थी भारत के अंदर, बॉलीवुड की जो पहली फिल्म थी, वो राजा हरिश्चंद्र थी। हरिश्चंद्र की कहानी जैसा हमारी रागनियों में हुआ करता था, वैसी ही कहानी वहां आई। फिर दूसरी कहानियां जैसा आसपास था वैसी ही आई। फिर आपके बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया गया कि सिनेमा समाज का आईना होता है। फिर ये देखा कि जो उसमें आ रहा है वैसा समाज में हो रहा है। फिर महाभारत और रामायण की कहानियों का विजुअलाइजेशन आया। उससे पहले जो अखबार थे वो अंग्रेजी में ही थे, उस वक्त भी अखबार ज्यादातर अंग्रेजी में ही थे। कुछ हमारी हिंदी भाषा में, नॉर्थ इंडिया में जब लड़ाइयाँ होने लगी या स्थानीय भाषाओं में अखबार छपने लगे, पर्चे छपने लगे, जब अंग्रेज़ों की मुखालफत करनी थी हमारे क्रांतिकारियों को, तो अपनी रीजनल भाषाओं में अखबार छापने चालू किए उन्होंने। वहाँ पे भी टाइम समय पर बैन लगाया, कलकत्ता में, बंगाली में और उसमें, और हमारे लोगों के बनाए हुए अखबारों के ऊपर बैन लगते थे और उनके मीडिया धड़ल्ले से बिकते थे। तो डे वन से ही अखबार जो है, प्रिंट मीडिया हमेशा से ही प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा रहा है। कि पूरे उसके दो बड़े कारण रहते हैं, यानी कि प्रोपेगेंडा कैसे चलता है और उसका असली कारण क्या है। मतलब सबसे पहले तो पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ। अब मैं ये मानता हूँ कि आज भी जो अखबार है ना, अखबार चौथे स्तंभ के रूप में काम करता है और उसकी वैल्यू है। अगर कहीं भी करप्शन हो रहा है, अगर कहीं भी जो सरकार ने घोषणा की उन पर काम नहीं हो रहा है, कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है,
अगर उनकी खबर अखबार के अंदर लगती है तो वास्तव में मतलब उस पर काम होता है, मैं उसका कारण बता देता उस हूँ। पर कार्रवाई होती है उन बातों पर। मैं उसका कारण बताता हूँ क्या होता है। मैं अभी उसके ऊपर ही आ रहा था। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे नहीं, मैं देता आपके हूँ। प्रोपेगेंडा के बात के ऊपर मैंने बात बोली मैंने है। भी यही कहा है, वो इसीलिए होता है, उसके ऊपर चर्चा इसीलिए होती है क्योंकि वो लिखित है, और वो एक बार लिखा गया तो वो लिखा जाता है, और वो परमानेंट लिखा जा चुका है। आई बात समझ में? तो अब उसका जवाब विधानसभा में देना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष उसके ऊपर सवाल पूछेगा। जब विपक्ष उसके ऊपर सवाल पूछेगा तो उस पे सत्ता पक्ष को जवाब देना है। इसीलिए अखबार को इतना महत्व दिया जा रहा है। लेकिन मूल में आपको फिर जाना पड़ेगा उसी तरीके से कि अखबार बना क्यों था, अखबार छापे क्यों गए थे। शुरुआत में उसके दो बड़े कारण थे। एक तो अंग्रेजों को जब भी पूरे देश के अंदर अपनी कोई बात पहुंचानी है एज अ प्रोपेगेंडा, जैसे आज के टाइम पे सत्ता पक्ष, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश के अंदर जो मौजूदा सत्ता पक्ष है, राज्य का भी अपना एक सत्ता पक्ष होता है, और वहाँ अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, और हर राज्य अपने राज्य में चलने वाले अखबारों को और दूसरे मीडिया हाउसेस को एडवर्टाइजमेंट देता है। बाकायदा विज्ञापन का पैसा होता है। वो विज्ञापन का पैसा देने के बदले में एडिटर उनको ओबलाइज करते हैं कि आपके खिलाफ नेगेटिव खबर हम कम से कम छापेंगे, परंतु यदि कोई घटना ही हो गई तो कैसे रोकेंगे? कहीं आग लग गई, कहीं कोई मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गई, इसको तो छापना पड़ेगा ना। लेकिन वहां पर भी इतना ध्यान रखा जाएगा कि सरकार से सवाल ना पूछा जाए, अगर सरकारें उसको बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट के तौर पे देती हैं तो। नंबर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अखबार और मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जानकारियों के लिए। लेकिन इसमें भी है, कुछ अखबार ऐसे हैं जो आज भी सरकार से सवाल पूछते हैं। देखिए, कुछ अखबार ऐसे हैं, ये आप आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कह सकते थे, नहीं आज भी है। आज के टाइम पर तो मैंने एक भी अखबार ऐसा नहीं देखा है। मेरी रिसर्च में देखिए, जो हिंदी का एक अखबार है दैनिक भास्कर, सबसे फ्रॉड अखबार है वो। नहीं, मेरी रिसर्च में ये आपकी सामने है रिसर्च कि और मेरी रिसर्च अलग हो सकती है ना। अरे औरों के मुकाबले सबसे बड़ा व्यापारी घराना है दैनिक भास्कर। सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, महंगी एडवर्टाइजमेंट है दैनिक भास्कर की, और सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाता है दैनिक भास्कर। जागरण तो है ही बीजेपी का, वो तो आरएसएस द्वारा ही संचालित है जागरण तो, दैनिक जागरण तो। दैनिक भास्कर जो है वो केवल व्यापार आधारित है। और भास्कर को आप जाकर के चेक करो, आप भास्कर के ऊपर ना, कोरोना के टाइम पर जिसने मास्क नहीं लगाया है, जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जहां भी ढील बरती जा रही है, वहां नागरिकों को किस तरह से पुश किया दैनिक भास्कर ने, सबसे ज्यादा पुश किया। मैं भास्कर के कार्यालय में जाकर इनके पत्रकारों को, और इनका एक रेडियो चैनल भी चलता है भास्कर वालों का, उस चैनल पर जाकर के भी मैं जाकर के उनके रेडियो वालों को बोला करता था कि तुम ये क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हो, तुमने खुद रिसर्च करी है क्या? इनके पत्रकार और एडिटर मुझे क्या बोलते थे मालूम है आपको? पता है क्या बोलते थे? वो कहते थे कि भैया जी हम क्या करें, मजबूरी है, ऊपर से प्रेशर है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमको। मतलब उन लोगों से कहां था प्रेशर उनके पास? अरे मालिक जो कह देगा एडिटर उससे आगे लिख चला जाएगा क्या? और मालिक कौन है इन अखबारों के, चैनलों के, जितना भी मीडिया हाउसेज हैं, कौन है मालूम है? सत्ता में बैठे लोग ही तो हैं, तो जिनको अपनी सत्ता ही बचानी है। आज के वक्त तो 90% से ज्यादा मीडिया हाउसेज के ऑनर विधानसभा, लोकसभा के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो सत्ताधारी लोगों का ही अखबार होगा तो वो जनता के लिए कैसे लिखेगा? रियलिटी में जो मीडिया और पब्लिक है, ये बातें और भी बहुत सारे बोलते हैं लोग, आप भी बोल रहे हो, ठीक है, नहीं, लेकिन इसका जो जनता का उत्तरदायित्व क्या बनता है इन अखबारों की या फिर मीडिया हाउसेज की, जो ये बातें इनके उस बात बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो अखबार और जनता, ये दोनों हमेशा सरकार के खिलाफ होने चाहिए, हमेशा। जनता भी खिलाफ होनी चाहिए? जनता भी हमेशा सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि जनता ने आपको वोट दे दिया, वोट देने के बाद अपना अधिकार उसको दे दिया हमारे लिए, अपने लिए पॉलिसी बनाने के लिए। अब सरकार की, जैसे मुझसे कई बार लोग कह देते हैं कि आपको सरकार के काम में कभी भी अच्छाई नजर नहीं आती है क्या? मैंने कहा आती हो, करती होगी सरकार, कोई अच्छा काम करती होगी। बोलते आप नहीं बोलते हो, तो मैं क्यों बोलूं बताओ? बोले सरकार कुछ अच्छा काम कर तो एहसान करती है क्या? अगर आज नरेंद्र मोदी के पास
8800 करोड़ रुपए का जहाज है अपना प्राइवेट, अगर वो करोड़ों रुपया रोज का खर्च करता है अनलिमिटेड सिक्योरिटी के ऊपर, क्या आप उनके नाम पे हैं वो? क्या? हाँ, पीएम केयर फंड तो उसी के नाम पे है, प्राइवेट फंड है। नहीं, वो जो आप जहाज की बात कर रहे हो तो उसी का है पर्सनल, और किसका है जाके पता करो। प्राइम मिनिस्टर के नाम पे नहीं है, जिस दिन कुर्सी से हटेगा अपना लेके जाएगा। कदर राजी हो रहे हो? बोले भाई प्राइम मिनिस्टर का नहीं रह रहा अब कुछ भी, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का नहीं है। पीएम रिलीफ फंड हुआ करता था सरकारी, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा होता था उसको अधिकार होता था उस पैसे को छेड़ने का। आज के टाइम पे पीएम केयर्स है, प्राइवेट सोसाइटी है, जिसका मालिक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नरेंद्र मोदी है, व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ना? अरे नहीं भैया यार, कुर्सी पे बैठा है वो प्रधानमंत्री की, वो प्रधानमंत्री नहीं है, परमानेंट प्रधानमंत्री थोड़ी ना है वो। एक चीज है प्रधानमंत्री की कुर्सी के नाम, जैसे मान लो आपका एसडीएम आया, मान लीजिए राहुल अत्री एसडीएम बन गया असंध का, अब गाड़ी खरीदनी है तो दो रास्ते हैं, एसडीएम असंध के नाम पे गाड़ी खरीदी जाए या राहुल अत्री के नाम पे खरीदी जाए। एसडीएम असंध के नाम पे गाड़ी खरीदोगे तो जब राहुल अत्री यहां से चला जाएगा तो एसडीएम असंध के पास खड़ी रहेगी वो गाड़ी अगले एसडीएम के इस्तेमाल के लिए, लेकिन राहुल अत्री के नाम पे होगा तो जिस दिन राहुल अत्री जाएगा अपने साथ लेके जाएगा। तो पीएम केयर्स प्राइवेट सोसाइटी है, जैसे हम लोग सोसाइटी बना के दान मांगते हैं। किसानों का 5 किलो अनाज मांगा गया प्रति क्विंटल, एक दिन की तनख्वाह सरकारी कर्मचारियों की लूटी गई और लोगों ने इतना बेहिसाब दान दिया और कोई हिसाब नहीं है उसका। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, आरटीआई के अंडर भी नहीं आता, आरटीआई के अंडर भी नहीं आता है कोई। जो भी प्राइवेट संस्था है वो आरटीआई के अंडर में जो नहीं आती है वही संस्था है, वो सरकारी नहीं है वो। पहली बात ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जब कोई मुझे ये कहता है कि आप सरकार के फेवर में क्यों नहीं बोलते हो, तो मैं पहली बात एक कहा है, अगर सरकार कोई भी अच्छा काम करती है तो एहसान नहीं करती है, उसको वो अच्छा काम करने के लिए ही बिठाया गया है। दूसरा, उस अच्छे काम की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का जो लोक प्रसारण विभाग द्वारा बजट दिया जाता है, जिससे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। जो सरकारी बजट होता है लोक संपर्क विभाग का, जिसको पीआरओ बोलते हैं, वो आम आदमी टैक्स का पैसा होता है, वो टैक्स का पैसा जनता का, यानी जनता के टैक्स के पैसे से बकायदा पब्लिक रिलेशनशिप का एक डिपार्टमेंट है, और वो पब्लिक रिलेशनशिप का डिपार्टमेंट को एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपया मिलता है, हजारों करोड़। एक चीज बताओ, हाँ, एक होता है पार्टी का फंड, हाँ, और एक होता है सरकारी फंड। यस। पार्टी फंड से क्या क्या काम होने चाहिए एक पार्टी के लिए, और सरकारी फंड से क्या क्या काम होने चाहिए? पार्टी फंड से पार्टी के कोई काम नहीं होने चाहिए। मतलब का क्या मतलब है? पैसे का क्या काम है राजनीति में? पैसे का क्या काम है बताओ? आपको अपने मुद्दे बताने हैं गांव के अंदर जाकर के, आपको एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया की पेमेंट, अखबारों की पेमेंट, टीवी चैनलों की पेमेंट, करोड़ों रुपया, ये तो पार्टी को तो मिल जाएगा फंड। आपको मालूम है कि 55 साल राज किया कांग्रेस ने, 133 करोड़ रुपए उनके खाते में पड़े थे। किसके खाते में? कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी फंड के खाते पार्टी फंड में। हाँ। 133 करोड़ रुपए, आज के टाइम पर भी 200 कुछ करोड़ रुपया पड़ा है उसके खाते में, कांग्रेस के खाते में। बीजेपी के खाते में कांग्रेस से कम पैसा पड़ा था 2014 में, और आज के टाइम पे बीजेपी के खाते में कई हजार करोड़ रुपए का पैसा पड़ा है। मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, इसीलिए मुझे 1000 करोड़ बोलना पड़ता है, यानी 4 फिगर, यानी कि 1000 से लेके 9000 के बीच में कोई आंकड़ा है, उतने 1000 करोड़ रुपया पड़ा है। लगा सकते हो हिसाब किताब कि 55 साल में जिस पार्टी ने नहीं कमाया। और पीछे वो दूसरे नंबर पर चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा उछला था, वो बॉन्ड थे, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तो थोड़ा पैसा लिया, उससे ज्यादा सुन लो, लगभग 600 जिले हैं पूरे देश के अंदर, हर जिले के अंदर प्राइम लोकेशन के ऊपर करोड़ों रुपए की जमीन पर बीजेपी का कार्यालय है, जो 3 स्टार फैसिलिटी वाला है, जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिसमें मीटिंग हॉल है, पूरा वॉर रूम है, एलईडी ही एलईडी है, प्रोजेक्टर्स हैं। वॉर रूम जो इलेक्शंस लड़ने के टाइम पर वहां पर बैठाया जाता है, गैंग पैसे दे करके लोगों को गालियां देना और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, वैसा अंदर हर एक के अंदर। और कमाल की बात यह है, आज तक किसी मीडिया हाउस, जिसकी आप मीडिया हाउस की बड़ी तरफदारी कर रहे हो ना मीडिया की, आज तक आपने किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल पर
भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर की वीडियो या फोटो देखी हो तो बता दो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो वहाँ की तो आती अरे है। क्या बात है, अंदर कैसा बना है वो तो दिखाओ ना। आप बड़े बड़े नेताओं के घर दिखाते हो, बड़ी बड़ी चीजें दिखाते हो, राष्ट्रपति भवन पे टिकट लग के अंदर जाते हो, बीजेपी के कार्यालय को दिखाने की हिम्मत है क्या? कितने हजार करोड़ रुपए का तो अकेला दिल्ली वाला मुख्य कार्यालय है, कितने हजार, 7 स्टार होटल से भी तगड़ा। वो ऐशो आराम का जो पैसा है वो कहां से आया है? किसी ने पूछा है आज पार्टी तक? फंड से। पार्टी फंड कहां से आया है? अचानक से पिछले 10 दान सालों में दिया हजारों लोगों- करोड़ कैसे आ गया? दान दिया लोगों ने। आपने दिया? मैंने तो नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया। और मेरे पास पूछोगे दान गांव देने में के लिए किसी है ने ही भी नहीं दिया। मेरे पास दान देने के मैं लिए कह है रहा ही हूं पूरे गांव में किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, केवल उद्योगपतियों ने दिया। जैसे विजय माल्या जब देश छोड़कर भागा तो उसने बताया था बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने अरुण जेटली को 235 करोड़ रुपए का चेक दिया था पार्टी फंड के नाम पर, तब मैं देश छोड़कर आया था, मुझे बीजेपी नहीं भगाया था। क्या विजय माल्या को बीजेपी ने भगाया था? हाँ, आप ऐसा बोल अरे ऑफर दी उसने, 235 करोड़ का चेक दिया उसने, उस चेक की फोटो लगाई है साथ में अरुण जेटली को। जाने से पहले एयरपोर्ट पे अरुण जेटली मिल के गया था, वित्त मंत्री हुआ करता था अरुण जेटली उस टाइम पे। अब बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। पहला काम था अखबारों का प्रोपेगेंडा। तो यदि सरकार को अपनी बातों का प्रचार करने के लिए पब्लिक रिलेशन ऑफिस से पैसा मिलता है, अगर दूर मतलब जनसंचार जो जनसंपर्क विभाग को पैसा मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि जो कमियां रह गई हैं वो बताएं खाली। और मीडिया की भी क्या कमियां रहती है, मीडिया की भी क्या ड्यूटी रहती है कि वो भी कमियां बताए। मान लो कोई अफसर काम ठीक से नहीं कर रहा, अगर वो अफसर ठीक से काम कर रहा है तो क्या वो काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है ना, उसको ड्यूटी, गाड़ी, नौकर, बंगला, सुविधाएं ये काम करने के लिए मिलती है। तो कोई अध्यापक अगर पढ़ा रहा है तो को बच्चों पे एहसान थोड़ी कर रहा है, पढ़ाने की ही सैलरी मिलती है ना। इसमें एक बात और भी लागू होती है, नैतिक हाँ। नैतिक बात है ये कि भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर हम उसको सराहेंगे, हो सकता है वो आगे और अच्छा काम करता रहे, या फिर उसके साथ ही है कोई, अगर मान लो कोई भी वो काम नहीं करा, अच्छा काम नहीं करा, तो अगर उसकी सराहना करेंगे XYZ की, तो दूसरा XYZ भी तो अच्छा काम करेगा। चलो अच्छी बात ये है, नैतिक है। चलो अच्छी बात है। आप लोगों ने तो बहुत सराहना कर ली ना बीजेपी की, मीडिया वालों ने मतलब खूब कर ली, नरेंद्र मोदी की भी गीत गा लिए खूब, तो हो गया अच्छा काम। 55 लाख करोड़ रुपए का लोन था भारत के ऊपर वर्ल्ड बैंक का, 256 लाख करोड़ हो चुका है। क्या गिरवी रख के बनाया है ये ऐसा भारत? आज के टाइम पर हरियाणा के अंदर ये हालत है, एक सिंगल घर नहीं दिखा सकते आप जिसकी जमीन बैंकों में नीलाम नहीं पड़ी है। आज ये हालत है कि 45 करोड़ युवा पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं। हाईएस्ट बेरोजगारी का रेट हरियाणा में है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद तो बढ़ रहा है, सकल जीडीपी बढ़ रही है हरियाणा की। जीडीपी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जीडीपी को दिखाने वाले जो आंकड़े हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दिखाते हैं। अगर आप सब्जी वाले से 2 रुपये कैश दे करके सब्जी ले लोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ती है, पर अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो जीडीपी बढ़ती है। यदि आप गांव के स्कूल में पैदल चले जाओगे और बिना पैसे के पढ़ाई करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर आप बस में जाओगे तो बस के खरीदने का, उस पर ड्राइवर लगने का, पेट्रोल डीजल का, टायर का, रोड खराब होने का, सीसीटीवी कैमरा लगने का और प्राइवेट स्कूल में जाने का पैसा खर्च करोगे महंगी वर्दी पहनकर तो जीडीपी बढ़ती है। अगर आप बीमार नहीं होते हो या आप अपने घरेलू किचन के या अपने जंगल के आसपास की जड़ी बूटियों से इलाज कर लेते हो तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। परंतु यदि आप आयुष्मान कार्ड में सिर्फ एक पथरी का ऑपरेशन भी 3 लाख रुपए में करवाते हो तो जीडीपी बढ़ती है। यदि आप कोई भी ऐसा काम है राजनीति में, यदि आप भाईचारे से बात करके और वैसे चुनाव लड़ लेते हो तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। परंतु यदि हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हो तो जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी
यदि आप पंचायती व्यवस्था में समाज का भला करते हो, सुबह शाम झगड़ा हो गया, उस झगड़े को पंचायत करके निपटा दिया, पैसा खर्च नहीं हुआ, तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। वहीं पर अगर पुलिस वहां जाएगी, अपना खर्चा लिखेगी, फिर उसकी मुकदमा होगा, फिर उसका खर्चा लिखा जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर उनके कोर्ट के वो लिखेंगे, फिर एफिडेविट छपेंगे, फिर जज वहां जाएगा, तो जीडीपी बढ़ती है। यानी कि अगर सही तरीके से देखा जाए, पैसे के ट्रांजैक्शन को दिखाना ही जीडीपी का बढ़ाना है, और ये सारे रास्तों में आपका विनाश है। तो असल कहानी ये है कि आपका विनाश ही देश का विकास है। मैं आपसे इतनी बार बातचीत कर चुका हूँ, इतने आपके पॉडकास्ट कर चुका हूँ, आप शहरी व्यवस्था के खिलाफ क्यों हो? क्या मतलब है इसका? शहर भारत का हिस्सा नहीं है। भारत, जैसे आपने कई बार सुना होगा, पहली बात तो आपको गलत पढ़ाया गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत एक उत्पादन प्रधान देश है। पहला नंबर तो कृषि उत्पादन, हर चीज का उत्पादन। और अगर मैं इसका आंकड़े दिखाऊं, आप मुझे वो किताब पकड़ाइए, आपके पीछे रखी हुई है। ये जो किताब, जो घनश्याम वर्मा जी की किताब है, रुपये के ऊपर जो लिखी है, और इसका मैं सहलेखक हूँ, मुझे उन्होंने इसका सहलेखक बनाया। आपको इस किताब के अंदर कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने गिफ्ट करी थी, लेकिन ऐसी कैसे रखी है? मैंने पढ़ी नहीं। आपको पढ़नी चाहिए ये किताब। मैंने आपको इस किताब के अंदर कुछ आंकड़े दे रखे हैं। नहीं, दिमाग खुलने नहीं, दिमाग खुलेगा आपका इससे। मैं आपको ये खुलेगा आंकड़े ये इसलिए दिखा रहा हूँ, इसमें हमने जीडीपी के आंकड़े लिखे हुए हैं, भारत के विकास दर के आंकड़े, और ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड नेशन से उठाए हुए हैं। ये मैंने 1300, 1500, 1600 जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब की बात है। जिस वक्त ये आप ये फोटो आप लगा भी सकते हो एडिट करके, ये जब आप ये पहले नंबर पर साल 1 देखते हो, यानी आज 2025 चल रहा है, तो 2025 साल पहले की जब आप आंकड़े देखते हो, इस टाइम पर पूरी दुनिया में पहले नंबर पर इंडिया है और चाइना दूसरे नंबर पर है और बहुत पीछे है। ये जीडीपी के आंकड़े हैं, इंडिया पहले नंबर पर है, आगे सबसे आगे नाम लिखा है। मतलब क्या है इसमें? साल 1 यानी आज से 2025 साल पहले, ईसा के बाद का एडी का जो साल है। ये आंकड़े तब तक तो ये हुआ ही नहीं। अरे भाई क्या बात करते हो, ये सब लिखित दस्तावेज, आपके पुरखों का सारा नाम हरिद्वार में लिखा मिलेगा कागजों के अंदर। फिर ये तो कब से आने लग गए ये अरे ये बाद में ये आंकड़े बनाए गए हैं, ये तो ग्राफ बनाया गया है ना वहां से उठा करके, जो जीडीपी के आंकड़े से 25 साल पहले ग्राफ ना ग्राफ तो अब बनाया गया है। उसके बाद में ये चलते चलते जिस टाइम पर 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अगर यहाँ पर आ गई है, उस वक्त भी पहले नंबर पर चाइना और दूसरे पर इंडिया है, लेकिन फर्क बहुत थोड़ा है यहाँ पर। यहाँ इंडिया बहुत आगे जा चुका है, यहाँ बहुत आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे, बहुत यहाँ आगे आकर के, मतलब 1500 साल तक भारत ने राज किया पूरी दुनिया पर। ये एक साल से पहले 1500 सालों की बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले, और सिर्फ भारत और चाइना 2 ही हैं, बाकी कहीं नहीं है। 1600 ईस्वी तक टॉप के 14 देशों में ना कहीं अमेरिका है ना कहीं इंग्लैंड है, मतलब भारत और चीन, कोई अमेरिका और इंग्लैंड का कोई नाम नहीं है। ठीक है, फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चालू होता है और उन्होंने व्यापार चालू किया, अब यहां क्या क्या है, मसाले भारत में, कपड़ा भारत में, सब कुछ भारत में है, और पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% अकेला भारत है उस समय। हाँ, पूरी दुनिया की जीडीपी का। और ये तब है जब भारत के लोगों का सारा काम फ्री में चल रहा है, सामान लेना देना है, किसान कोई मजदूरी नहीं देता है मजदूर को, वो आगे अनाज ले जाता है, वो मेहनत करता है, वो अनाज ले जाता है, लोहार भी अनाज ले रहा है, कुम्हार भी अनाज ले रहा है, नाई भी अनाज ले रहा है, पैसे का लेन देन जीरो होते हुए भी जीडीपी जो है। ठीक है, इस समय 16 ईस्वी के अंदर, हाँ, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन में क्या व्यवस्था थी? सेम, चाइना में भी सेम है, क्योंकि ये जो जिसको हम ये कहते हैं ना, ये सुनने में तो आता ना, ये जो देश है ये हमारे से बहुत साल आगे हैं। अरे भैया ये आपको सुनने में आता है ना, क्योंकि आपको टेलीविजन ने ऐसा बता दिया, अब आपने मान लिया। ये तो आंकड़े ये बता रहे हैं ना, चाइना और भारत के अलावा कहीं पर भी उत्पादन होता ही नहीं था मेरे भाई। अमेरिका तो सबसे, जिस टाइम पे जंगलों में रहते थे जो नेटिव अमेरिकन हैं, जिनको रेड इंडियंस बोलते हैं, वो जंगल आधारित व्यवस्था है। जो यूरोपियंस जब अमेरिका में आए हैं, उनके पास तो वो तो एक हफ्ते तक तो लैट्रिन साफ नहीं करते थे, उनके पास तो पानी भी नहीं होता था।
यार जहां 9 महीने तक सूरज नहीं निकलता है, फिनलैंड जैसा कंट्री है, नॉर्वे जैसे कंट्री हैं, जहां 6 महीने सूरज रहता है, 6 महीने वो रहता है अंधेरा रहता है, और 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, या जहां पर बर्फ पड़ती है पूरा, मतलब 6-6 8-8 महीने तक बर्फ पड़ती है, वहां पर आपका वहां जीवन कैसा रहा होगा सोचिए। ना कोई उत्पादन हो रहा है, ना कोई फसल है, ना कोई अनाज है, ना कुछ भी है। उनके पास तो कुछ खाने को, भूखे मरते थे ये अमेरिका और इंग्लैंड तो। आज भी भूखे मर जाए अगर भारत इनको ये चीजें देना बंद कर दे। असली माल तो इधर से ही जाता है, कच्चे माल के लिए तो ये सारे रूट बने थे। जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है जिसने रिजर्व बैंक बनाए पूरी दुनिया के, वो सारे के सारे वही वही तो उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है, उसी के जरिए, अमेरिका के जरिए ही राज कर रहे हैं वो लोग। अब ये 1600 के बाद में सारी कहानी बिगड़ने शुरू होती है। जब आप इसको पढ़ोगे, जब आप इसको देखोगे कि इंग्लैंड कब आया पहले 14 में, और अमेरिका कब आया पहले 14 में, और कैसे वो पहले नंबर पर चला गया। यहाँ 1922 में आते आते यूएस से पहले नंबर पर हो गया, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया हो गया 1922 में। 1922 में मतलब इंडिया तीसरे नंबर पर, यूएस से पहले नंबर पर, और यूएस से कहीं नहीं, 14 पहले 14 में कहीं नहीं है उस टाइम पर वो। अब इस खेल को समझना पड़ेगा आपको कि जैसे जैसे यहां से चीजें वहां जाती गई, वैसे वैसे हम गरीब बनते गए। हमसे कपास लिया गया किलो में, और हमको कपड़ा दिया गया मीटर में। कपड़ा और कपास का वो किलो में कैसे, वो उस पर तो जो लागत लगेगी और वो लगे, वो तो पीसीस में मिलेगा। हाँ, देखा ना कितना कितना आप कैसे भोले लोग हैं बेचारे, ये बच्चों को कुछ पता है नहीं है। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। 1 किलो कपास की कीमत आज के टाइम पर 7,000 रुपए है एमएसपी के हिसाब से, सॉरी 1 क्विंटल की। तो 1 किलो की कीमत होगी 70 रुपया। कितना रुपया? 70 रुपये। 70 रुपया। अब इस 70 रुपया मीटर, 70 रुपया 1 किलो कपास, उसमें जो रुई बनती है, कपास से जो रुई बनती है वो बनेगी 350 ग्राम, और रुई से जो पूणी बनती है जिससे फिर धागा बनता है वो बनता है 300 ग्राम, और 300 ग्राम धागे से कपड़ा बनता है 300 ग्राम, और 300 ग्राम कपड़े का जो साइज है जो वो है 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। यानी 1 मीटर कपड़े की लागत कितनी आई? 70 रुपए प्लस आधा घंटा, आधा घंटा इधर और आधा घंटा इधर, मतलब 1 घंटे में आप 1 मीटर कपड़ा तैयार कर सकते हो। फिर वो जो उसकी लागत तो लगी ना, उसमें मशीन की लागत मैं कह रहा हूँ 1 मीटर आपके घर पे बन जाएगा कपड़ा। मैं आपको बना के दिखाया करूंगा आने वाले टाइम में। हमने पूरी टीम को तैयारी करके रखा, और हमारी पूरी टीम वर्धा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इस पे प्रैक्टिकल काम कर रही है। मैं आपको बुला भी रहा था कि आप आकर के देख कर जाओ यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। यानी कि 300 ग्राम रुई से, 350 ग्राम रुई से 1 मीटर कपड़ा बनता है, और वो 1 किलो कपास से बन जाती है। यानी 1 किलो कपास में 1 मीटर कपड़ा बनता है। आप एक आदमी का कुर्ता पायजामा 5 मीटर में बन जाता है, यानी 5 किलो कपास और 2 घंटे का काम, और आपके पास आपका कपड़ा तैयार। 1 घंटे में आप उसकी सिलाई भी कर सकते हो, 2 घंटे में करते हो ज़्यादा। यानी आप 1 दिन की मेहनत और 5 किलो कपास, आपका कपड़ा तैयार है। अब 5 किलो कपास की कीमत 350 रुपया है, किसान को मिलता है 301 रुपया, 250-300 रुपया। हर चीज किसान थोड़ी कर सकता है। मैं आगे बता रहा हूं ना, कोई भी करता है। मैं आपको फिर से वहीं लेकर के जा रहा हूं, कोई भी कर रहा है, व्यक्ति है कोई भी, उसका प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए। अब आपको कपड़ा क्या रेट मिलता है? कई बार तो 2-2 हज़ार रुपये मीटर भी मिलता है। ये जो आप देख रहे हो ना खादी, ये बहुत महंगा रेट मिलता है, बहुत महंगा रेट मिलता है। ये हाथ से बना हुआ अगर है या मशीन से बना हुआ है, लेकिन ये अगर देसी कपास का हो जिसकी कीमत वो लोग 70 रुपये दे रहे हैं, तो कम से कम 1,000 रुपया मीटर मिलता है। यानी जिस कपास का किसान को मात्र 300 रुपया मिला है, उसी कपास का जो कपड़ा है उसे 5,000 रुपये में मिल रहा है। यानी सेम किसान अपनी कपास उगाकर यदि किलो में उसको दे रहा है और उससे प्रोसेस करके उससे कपड़ा ले रहा है उसके बच्चे के लिए, तो वैसे लूट रहा है। यही तो फिर उद्योगवाद है। अगर आप किसी चीज में कम इनपुट देकर ज्यादा आउटपुट निकाल रहे हो, उसी को तो प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो उसका प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? प्रॉफिट तो जो दिमाग लगाया उसको मिलना चाहिए। दिमाग कौन लगा रहा है? उद्योगपति। लूटने के लिए? उद्योगपति लूटने के लिए नहीं, लूटने के लिए क्यों? दिमाग नहीं लगा रहा, सरकारों से मिलके साठ गांठ करता है वो।
साठ गांठ कैसे करता है? हर एक व्यापारी करता है। हाँ, सारा बिना साठ गांठ के चल ही नहीं सकता है, क्योंकि समझ में आ जाएगा। जैसे अब ये हाथ के कपड़े बने होते थे, फिर उन्होंने क्या कहा कि यार इन लोगों की बुद्धि खत्म करनी पड़ेगी, तब तक अदरवाइज तो ये हाथ पे बनाते रहेंगे। उस टाइम पर मैंने अपने घर में खड्डा देखा है, उस खड्डे के ऊपर छोटा मोटा तौलिया, दरी हम लोग अपने हाथ से बनाया करते थे, मतलब मेरी बुआ और दरी को तो मेरे देखा को भी है, याद है। आपको भी याद है ना, वो बनाया करते थे। तो दरी का कोई खर्चा नहीं है, छोटे मोटी चीज़ों बोइए भी हम लोग अपने हाथ से बना लिया करते थे, और बहुत सारी चीज़ें हम अपने हाथ से बना लिया करते थे, सिलाई भी मैक्सिमम हाथ से कर लिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि इनकी बुद्धि को भ्रष्ट करना पड़ेगा। बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करना पड़ेगा, और पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करने के लिए ग्लाइफोसेट देना पड़ेगा। तो ग्लाइफोसेट के लिए उन्होंने रास्ता निकाला कि डायरेक्ट तो ग्लाइफोसेट ये खाएंगे नहीं, तो इनको इनके खेतों में इनके अनाज के ऊपर छिड़काव करते हैं। तो इन्होंने यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी इसके अंदर ग्लाइफोसेट मिक्स करना चालू किया, और वो ग्लाइफोसेट आज तक आपके बच्चों को दे रहे हैं, ताकि ये असल चीज़ से दूर चले जाएं। और आपको जब ये कहेंगे कि भैया हाथ से कपड़ा बनाने में क्या है, बना बनाया ले लो ना, तो शुरू में वो आपको उतनी ही कीमत पे देंगे। यानी कि अब आप देखोगे ना गांव के जैसे जियो अंदर, ने किया था। जैसे जैसे हाँ एग्जैक्टली, उद्योगपति क्या सेटिंग करेगा, जैसे वो क्या करेगा कि आपको घर में भैंस रख के उसका दूध निकालने की कीमत कैलकुलेट करके दिखाएगा कि तुम जो निकाल रहे हो इसमें तुमको 100 रुपया किलो से भी कम ज़्यादा लागत पड़ती है, लेकिन तुमको बाजार में 56 रुपये किलो मिल जाएगा, तो तुम बाजार से ले लो ना, क्या जरूरत पड़ी है खुद भैंस रखने की। इसी तरह से वो कपड़े के अंदर किया। हर घर के अंदर अपना मीठा होता था। भाई आपने जो है गन्ना लगा लिया, गन्ने से आपने कोल्हू कलेसर चल ही रहा है, 1 रुपया खर्चा हुए बिना आपका गुड़ निकल गया। अब गुड़ निकल गया, और गुड़ शानदार तरीके से बिना किसी केमिकल का। तो अब उनको लगाने थे वहाँ पर अपने शुगर मिल, क्योंकि कैंसर भी देना है शुगर मिल के जरिए, चीनी के जरिए इनको रिफाइंड करके। तो अब अगर शुगर मिल लगाना है तो कलेसर बंद होने चाहिए। तो एनजीटी बना दिया उन्होंने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और उन्होंने कहा तुम्हारा जो कोल्हू है ना, इससे बहुत धुआं निकलता है, जैसे आजकल पराली जलाने से वो निकलता है ना, तो बोले कि तुमको ये कोल्हू अगर तुम चलाओगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, क्योंकि तुम पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हो। और हमारे लोगों ने सोचा सरकार का आदेश है तो मानना पड़ेगा, और वो कोल्हू बंद करके मिल चला दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि गन्ने से मीठा बनाने में चाहे आप भट्टी चलाओ शुगर मिल की, चाहे आप चलाओ कोल्हू की, आपको उतनी ही ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब उतना ही पोल्यूशन होना है, उतनी ही गर्मी बढ़नी है, उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग होनी है। लेकिन ये चीज हमारे पढ़े लिखे लोगों ने अपने गांव को नहीं समझाई, इसीलिए कोल्हू खत्म हो गए, शुगर मिल आ गया, साथ के साथ कैंसर भी आ गया। तो जिनको ग्लाइफोसाट था उन्हीं लोगों ने कैंसर की दवाई बना रखी थी, और वो अब आपको पेस्टिसाइड भी बेच रहे हैं, उससे कैंसर हो जाए तो उसकी दवाई भी वही लोग बेच रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कुम्हार, इनके घर पे तो मिट्टी के बर्तन हैं, ये तो लोग कुम्हार के साथ इनकी सेटिंग है। अगर तो कोई भी आर्टिस्ट वीडियो का एड करा तो कैंसर को बीप कर दे। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं होता। और दूसरा नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कर दियो भाई, तू कर दियो। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उन्होंने ये आपके बर्तन बदलने थे, क्योंकि बर्तन में आपको एल्यूमिनियम देना है, एल्यूमिनियम हैवी मेटल है, आपकी वैक्सीन्स में भी दिया जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिसकी बॉडी में जाएगा वो आदमी 50 के बाद में हार्ट अटैक होना भी तय है। इसलिए आपने देखा होगा जब पहले शुरुआत में जो गांव में जो बुजुर्ग थे उन्हीं को हार्ट अटैक होता था, और वो भी वही लोग थे जिन्होंने ग्लूकोज चढ़वाई हो या इंजेक्शन लगवाए हो बुखार में या किसी और चीज़ में। केवल इंजेक्शन लगवाए हुए लोगों को ही जल्दी हार्ट अटैक हुआ है। जो लोग डॉक्टर से बचे रहे वो आज भी 90-90, 100-100 साल के अभी जिंदा हैं, जो अभी तक डॉक्टर से बचे हुए हैं। यानी डॉक्टर असल में आपको बीमारी दे रहा है, वो आपका इलाज नहीं कर रहा है, जो एलोपैथी वाला है, इसको हम उल्लूपैथी बोलते हैं। इसलिए फिर आपको मैंने बताया, अब उनको ये कुम्हार थे, ये ख़त्म करने थे, तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारी जो भट्टी है कुम्हार वाली, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है। इधर तो वो भट्टों के लिए ठेका और पैसा और सब्सिडी दे रहे हैं, और इधर से कुम्हार की भट्टी को ख़त्म कर रहे हैं। तो कुम्हारों का जीना मुश्किल हो गया, उनके ऊपर एफआईआर होनी चालू हो गई। तो कुम्हारों ने बर्तन बनाने बंद कर दिए, तो कंपनियों के बर्तन आए। पहले इधर हमारे को ज़बरदस्ती हमारा जीवन मुश्किल किया, फिर कंपनी ने अल्टरनेट दिया, और फिर हमें कंपनी के अल्टरनेटों के ऊपर निर्भर होना पड़ा। और ये सारा काम अखबार और मीडिया के माध्यम से हुआ।
इसीलिए मैं इस प्रोपेगेंडा गैंग को बोलता हूं कि भैया इसका काम ही प्रोपेगेंडा फैलाना है, झूठे आंकड़े देना है, क्योंकि आपने आपके बच्चों को फिर लोगों रिसर्च करना तो सिखाया ही नहीं। फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? पहली बात, आपने आज तक जितनी इंफॉर्मेशन ली है उसका किया क्या है? ये एग्जाम है, मान लो जनरल नॉलेज के, सही एग्जाम का किया गया है? नौकरी लगे लोग, सरकारी नौकरी कितने % लोगों को मिली? कोई भी एग्जाम होता है राहुल भाई, इस बात को सारे लोगों को समझना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम है, जितनी सीट है और जितने एलिजिबल कैंडिडेट हैं, यदि उनका प्रतिशत निकाला जाए तो पास परसेंटेज 0.01% के बराबर जैसा मिलेगा। इसका मतलब वहां फेलियर की गारंटी 99.99% से ज्यादा हो सकती है। 0.1% से फालतू बच्चा कभी पास नहीं हुआ एग्जाम में। यूपीएससी का एग्जाम लगा लो, क्लर्क का एग्जाम लगा लो, टीचर्स का लगा लो, फौज का लगा लो, पुलिस का लगा लो, जिसका मर्जी लगा लो, ग्रुप डी का लगा लो, 0.1% से ऊपर बच्चा पास नहीं होगा। इसका मतलब फेल की गारंटी 99.9% है। तो आप एक ऐसे काम के पीछे दौड़ रहे हो जिसमें फेलियर की गारंटी 99.9% है। ये अजीब नहीं लगता हमको? और अगर हमें जनसंख्या इतनी है ना, अच्छा कहां जनसंख्या है इसका? कमाल है यार, जनसंख्या इतनी, कितनी है जनसंख्या? पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, कम जनसंख्या पहले नंबर पे भी आ अच्छा जाए। अच्छा 130 करोड़ लोग। चलो, हर 30 आदमियों पे, हर 30 बच्चों पे एक टीचर चाहिए? ये तो हमने बात कर रखी है पहले। नहीं नहीं नहीं, हर 30 बच्चों पे एक टीचर चाहिए, हर कुम्हार को 30 घर चाहिए, हर इलेक्ट्रीशियन को 30 घर चाहिए, हर आदमी को अपने जीवन यापन के लिए मिनिमम 30 घर चाहिए। आप किराने का सामान बेचते हो, आप घड़े बेचते हो, आप नाई का काम करते हो, आप कुछ भी करते हो, यदि आपके पास इस पूरे समाज से 30 घर हैं तो आपका जो भी स्किल है उससे आप अपना जीवन यापन बड़े आराम से कर सकते हो। डॉक्टर साहब, सिर्फ 30 परिवारों का एक संगठन। जमाना इतना आगे निकल चुका है, आप सिर्फ जीवन यापन की ही बात कर रहे हो अभी भी। जमाना बहुत पीछे जा चुका है, आगे नहीं जा चुका है। बताऊं कैसे? जिसको आप पुराना जमाना कहते हो ना, उस पुराने जमाने में लोग हंसी से, मस्ती से जीते करते। आज के टाइम की तरह डिप्रेशन और टेंशन नहीं थी। जिसको आप पुराना जमाना कहते हो, बीता हुआ जमाना कहते हो, उस टाइम पर आपकी बेटी रात को 10 बजे भी गाँव में बाहर भी टॉयलेट जाती थी ना, अगर गाँव के बाहर भी अगर टॉयलेट जाने का अरेंजमेंट है तो भी माँ को चिंता नहीं होती थी कि वो बाहर जा रही है। उसको पता था पूरा गाँव उसे अपनी बहन और बेटी मानता है। आज के टाइम पे पड़ोस के पड़ोस में ब्याह होते हैं और बाप अपनी बेटी का बलात्कार करने की खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। नहीं मिल रही हैं तो बता दो। पुराने टाइम में जिसको आप बीता हुआ जमाना बोलते हो ना, पूरे गांव में डॉक्टर की जरूरत नहीं होती थी, कोई बीमार नहीं पड़ता था। और आज के टाइम पे कोई घर नहीं है, अरे वैद्यों के पास जाना ही महीने साल 6 महीने में एक बार कोई जाना होता तो जाना होता था, वरना बुखार और खांसी के अलावा, जुकाम के अलावा तो कोई बीमारी नहीं होती थी। और ये बुखार, खांसी और जुकाम सारी की सारी बीमारियां फ्रेंडली डिजीज है, ये होनी चाहिए शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बनने के लिए। कैंसर नाम की कोई बीमारी नहीं थी, टीबी नाम की कोई बीमारी नहीं थी, पोलियो इनकी वैक्सीन ने दिया, अधरंग इनकी वैक्सीन ने दिया, पैरालिसिस इन्होंने दिया, और आपका हार्ट अटैक इन लोगों ने दिया, कैंसर इन लोगों ने दिया। ये सारी बीमारियां, अब ADHD आ गई है, डिसलेक्सिया आ गया है, ऑटिज्म आ गया है, ये भी इनके बच्चों को लगने वाली वैक्सीन ने दिया। मतलब जिसको बीता जमाना बोलते हो उस टाइम पे बीमारी नहीं है, और जिसको आप आगे जमाना निकल गया उस टाइम पे बीमारियां ही बीमारियां हैं। जिसको बीता जमाना बोलते हो, हर रोज त्योहार की तरह मना करके पूरी फैमिली चूल्हे के चारों तरफ बैठ के रोटी खाती थी। आज के टाइम पे फैमिली डिनर साल 6 महीने में एक बार होता है, जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, वो भी होली और दिवाली पर सारे दफ्तर बंद होते हैं, तब जा करके पूरी फैमिली को इकट्ठा होने का मौका मिलता है। जिस टाइम पर आप बीता जमाना बोलते हो, किसी आदमी को अगर अब गाँव में आकर के शिफ्ट होना है, हर घर 1 ईंट 1 रुपया दे के उसका घर बनवा देता था। आज के टाइम पर अगर आपका कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर जाए ना, जिसके बच्चे विदेशों में बैठे हैं, अंतिम संस्कार करने भी कोई नहीं आता। आज के इस जमाने में जहां वीडियो कॉल का टाइम आ गया है ना, वीडियो कॉल पर अर्थियों को कांधा दिया जाता है, वीडियो कॉल पर आग लगाई जा रही है, वीडियो कॉल पर शादी ब्याह हो रही है।
आज जिस टाइम की आप बात कहते हो ना, उस टाइम पर, बीते जमाने के टाइम पर जिसकी आप बात कहते हो ना, उस टाइम पर नपुंसक अगर किसी को बोल दिया जाता था कि बीज नाश हो गया तो गाड़ी मानी जाती थी। और आज के टाइम पर आपके करनाल जिले में 2023 में 1,38,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ है, यानी 1,38,000 जोड़े नपुंसक और बांझ हो चुके हैं। आपके गांव में एक भी जोटा, एक भी खागड़ नहीं बचा है, आपके खेत में डालने के लिए एक भी देसी बीज नहीं बचा है, आपके गांव के पास अपना पानी नहीं है, पानी अपना नहीं, बीज अपना नहीं, खेत सारा कर्जे पे पड़ा है, पूरी फैमिली अलग पड़ी है, बाप कहीं पड़ा, माँ कहीं पड़ी, बेटा कहीं पड़ा, बहू कहीं पड़ी। इसको आप तरक्की बोलते हो? सारे बीमार पड़े, सारे डिप्रेशन में पड़े, किसी के पास रोजगार नहीं, किसी पे भाईचारा नहीं, खुल के हंसने की औकात नहीं, बोलने की अक्ल नहीं, दुनियादारी का कुछ पता नहीं, कहने को इंटरनेट पूरी दुनिया की खबर है, अपने पड़ोस में क्या होने लग रहा है उसका पता नहीं। क्या बात करते हो यार? दुख तिरक को छेड़ दिया मैंने आपकी। मैं तो आपको पूछ रहा हूं, आप बताइए, आप किसको बीता जमाना और किसको तरक्की कहते हो? मैं तरक्की उसको कहता हूं जब मेरा बच्चा घर से निकले तो मुझे इस बात की चिंता ना हो कि वो सुरक्षित है या उसको कोई उठा के ले जाएगा। मैं उसको बोलता हूं कि मेरा बच्चा कुछ भी ना करे तो भी जीवन यापन कर लेगा, कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। अरे जीवन के स्ट्रगल और बहुत होते हैं, आपको सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। केवल एक आदमी है, इंसान है, जिसको स्ट्रगल करना पड़ता है इस लेवल पे कि उसे नौकरी चाहिए जीने के लिए। अरे काम चाहिए यहां तक बात कहो तो चलेगा, रोजगार चाहिए यहां तक कहो तो, नौकरी चाहिए, यानी आपको नौकर बनना है किसी का तो आपकी जीवन बेहतर है। ये बड़ा रिडिकुलस है, बहुत बहुत अजीब है, मतलब मेरे लिए अजीब है। आई डोंट नो आपके लिए इसलिए लोग आपको पागल बोलते हैं। पागल जिसने गल पाली है, जिसने बात को पा लिया है, जिसको बात समझ में आ गई है। इसीलिए तो हमने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसलिए तो हमको लगा कि नहीं, नौकरी करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। परमात्मा ने इतनी एक गजब की कृति बनाई है हमारा दिमाग, और हमको इच्छा शक्ति दी कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर लो, लेकिन नौकरी में तो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हम पैदा ही नहीं हुए। फिर अगर हम ये कहें कि आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, ऐसा दिमाग दिया है हमें, चेतना दी है, इसका मतलब वो चीज़ खतरनाक है जहां हम अपनी मर्जी से ना कर पाएं। लेकिन सरकार तो आपकी अपनी मर्जी से काम करने नहीं देती है। वो तो कहती है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो तुम्हारा बच्चे को पढ़ाई के लिए दाखिला नहीं मिलेगा, वो तो कह रही है तो आधार कार्ड नहीं होगा तो तुमको राशन नहीं मिलेगा, वो तो कह रही है तुम्हारे पास ये वाला कागज नहीं होगा तो तुम कुछ करने लायक नहीं हो। वो तो तुमको इसका मतलब ये कह रही है कि तुम्हारी अपनी चेतना बेवकूफ़ी है, परमात्मा ने जो तुमको बनाया है वो तुम भाड़ में जाओ, हम तुमको एक नया इंसान बनाएंगे, नया गधा बनाएंगे, नया नौकर बनाएंगे, तुमको वैसे चलना पड़ेगा जैसे हम कह रहे हैं। ये अजीब कैलकुलेशन है भैया सरकारों की। खत्म करते हैं इस बातचीत को। मैं तो शुरू हुआ हूँ अभी तो आप खत्म करने। अच्छा, अभी अखबारों की वाली बात तो अभी तक ऐसे की ऐसी पेंडिंग पड़ी है। तो गई अखबार वाली बात, आपने बताया कि बस सरकारों ने ऐसे ही प्रोपेगेंडा नहीं, अभी प्रोपेगेंडा से आगे वाली लाइन पे तो आपने जाने ही नहीं दिया। अभी तो एक ही बात बोली है मैंने। अगली लाइन जो सरकार का जो असली काम था उस टाइम पर, अंग्रेजों का जो काम था अखबार बनाने के पीछे, वो था अपने समाज की जासूसी करना। आज के टाइम भी जो सरकार जो सबसे बड़ा काम कर रही है अखबारों के माध्यम से, वो जासूसी कर रही है। कैसे करती है? जैसे मान लो किसी को अखबार में आने का शौक़ है तो पहले अपना संगठन तैयार करेगा या कुछ भी नया कर रहा होगा तो वो अखबार में छपवाएगा, आज हमने यहाँ पर ये सारा काम किया और इसमें ये वाले लोग शामिल थे। तो अब सरकार और CID लग जाएगी उन लोगों के ऊपर कि जो जो ये काम कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे मुहिम में आगे हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे दबाना है, उनको कैसे डराना है, उनको किस तरह उनके पीछे CID लगानी है, किस तरह से उनको पुलिस लगानी है, कैसे उनके ऊपर झूठे केस किए जाने हैं। ये सारा तय अखबारों की खबरों के माध्यम से होता है। तो मीडिया का जो असली काम है वो जासूसी और प्रोपेगेंडा है, और ये सरकारों ने बनाया है। ये जो आप मतलब ये जो जनता सरकार का संगठन है, मैं बोल रहा था कि आपका संगठन है, आपका ये संगठन मान लो, अपना तो नहीं है, आपका ही है वो, लोग ऐसा मानते हैं। आपने कभी अखबार में नहीं निकलवाया इसके बारे में, हमारा ये यहाँ पे ये ट्रेनिंग है, सिंगल डे भी नहीं। फिर आपके तो फेसबुक पेज भी हैं, आपके तो इंस्टा पेज भी हैं, हाँ, आपके हर चीज़ है। हाँ, वो भी तो एक मीडिया ही है, वहाँ पर हम लोग ये नहीं बताते कि कौन कौन लोग शामिल हुए, वहाँ पर हम लोग ये नहीं बताते कि किस लोगों ने क्या किया। हम क्या बताते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। हम ये नहीं बताते हमने ये कर दिया,
हम उसके कोई गीत नहीं गाते। लॉकडाउन तोड़वाया, वैक्सीनेशन बंद करवाया, लोगों के घर बचाए, कितने लोगों के घर बचे, कितने लोग आत्महत्या से बचे, कितने लोगों को बीमार होने से बचाया, कितने बच्चों को वैक्सीनेशन से बचाया, कितने बच्चे डॉक्टर से बचाए। इन सब चीज़ों का जिक्र हम लोग नहीं करते। हम लोग बात करते हैं विजन हमारा क्या है। हम केवल अपना विजन देते हैं, और हमारा विजन इतना बड़ा है कि ये जो CID वाले लोग होते हैं उसको देख करके कहता है ये तो असंभव विजन है, ये पूरा नहीं होता, छोड़ो इनको, तो बेवकूफ़ लोग हैं। जैसे आप लोग हमको पागल कहते हैं कि हमने विजन ही इतना बड़ा ले लिया है, हमने बात ही इतनी बड़ी कह दी है कि भैया हम ये व्यवस्था नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम, मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था, आप भी अपने बच्चे के बारे में सोचिएगा, और जितने लोग बैठे हैं वो भी सोचिएगा। मेरा बच्चा 19 साल का हो गया जो मेरे घर में पैदा हुआ है, यशस्वी। और अभी मैं एक दिन गांव में आया हुआ था उसके साथ में, तो गांव के लोगों से बात कर रहा था, जब मैं गांव के एजुकेशन और उस पर जब मैंने रिसर्च प्रोग्राम चलाया था, तो वहाँ पर गांव के ही एक मेरे चाचा ने बोला, भाई ये तो चंडीगढ़ का है। मैंने उसी टाइम बीच में रोका, मैं कहा ना चाचा, यू फफड़ाने का है। ने बोला फफड़ाने में कदी रहा तो है नहीं। मैं कहा यार बात तो ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, चंडीगढ़ वाले सोचते हैं कि बच्चा फफड़ाने का है, और फफड़ाना वाले सोच रहे हैं कि बच्चा चंडीगढ़ का है, और बच्चे को कुछ नहीं पता मैं कहाँ का हूँ। मैं कहा यार मैंने तो अपने बच्चे की जड़ें ही मतलब उखाड़ दी, मेरे बच्चे के पास तो जड़ ही नहीं है, कहाँ का है उसे पता ही नहीं है। चलो मेरे को तो पता है मैं फफड़ाने का हूँ, यहाँ पैदा हुआ, यहीं खेला कूदा पहले 16 साल, लेकिन उसके बाद निकल गया तो वापस नहीं आया। मैं कहा अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे को अगली संतान जो है, इस बच्चे की जो औलाद होएगी वो कहाँ पैदा करनी है। तो मैंने बच्चे को बोला, अभी मेरे बेटे को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई 30 लाख रुपए साल की, तो उसका NDA क्लियर हो गया। तो मुझे उसने पूछा दोनों में से क्या करना है, तो मैंने कहा दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। ना मैंने तुझे नौकरी करने के लिए पैदा किया है, ना ही मैंने तुझे दूसरे देश में जा कर के उनको टैक्स देने के लिए पैदा किया है। तुमको अपने जीवन में कुछ करना है तो जो भी तुम करना चाहो अपने गांव के लिए करना है। तो बोला गांव में मुझे कोई जानता तो नहीं। मैंने कहा ठीक है, जानने लग जाएगा। मैं अब कोशिश करूंगा तुझे तेरा गांव, तेरा समाज, तेरी जड़ें वापस देने की। अब मैं वो सारी ट्राई करूंगा। तो तुझे अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। तुझे जितना पैसा चाहिए सैलरी के तौर पे मैं तुझे ज़िंदगी भर देता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन तुम्हें अब किसी की प्राइवेट नौकरी नहीं करनी, तुझे अब अपने गांव की सेवा करनी है। टेनिस खेलता है ना, हाँ लॉन टेनिस का प्लेयर है, तो अपनी उसकी एकेडमी गांव के लिए, गांव से तैयार करेंगे ओलंपियंस, हम लोग गांव में ही तैयार करेंगे, वरना गांव में कौन खोलता है लोग। तो वहाँ मैं जो चंडीगढ़ जाना पड़ा, वो भी आप तभी खोल पाओगे जब शहर में रह के आए हो। मुझे पता लगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं शहर में आप गांव की बातें करते हो, रहते आप खुद शहर में हो। हाँ मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं उस बच्चे पे काम कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे गांव में नहीं है, और मुझे गांव पे काम इसलिए करना है कि मेरे गांव से किसी और को मेरी तरह मजबूरी में छोड़ कर ना जाना पड़े। मेरे से एक अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया है। किसी भी बच्चे को मैं 3 साल की उम्र में ये बता सकता हूँ उस बच्चे को क्या टैलेंट दिया है परमात्मा ने 3 साल की उम्र में। मेरे क्लाइंट अमेरिका से, इंग्लैंड से, मुंबई से, दिल्ली से, मैड्रास से, पूरे दुनिया से आते हैं हमारे पास। मिनिस्टर्स हो गए, जुडिशरी के लोग हो गए, बड़े बड़े अफसर हो गए, बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, सब मेरे क्लाइंट्स आते हैं। लेकिन मेरा गांव मेरी इस टैलेंट का फायदा नहीं उठा पा रहा। ये कितनी बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनके पास इस बात की समझ नहीं है कि अपने बच्चों का इस्तेमाल कैसे करना है। मेरा इस्तेमाल करेंगे तो पैसे की जरूरत नहीं है उनको। मैं गांव के लिए तो अपने आप को खुद मैंने फ्री छोड़ा है अपने लिए, कि मैं गांव के लिए फ्री करने को तैयार हूं। अगर गांव तैयार है तो मैं वहां धंधा नहीं करूंगा, मैं वहां बिजनेस नहीं करूंगा। ये मैंने अपनी इस विद्या का बिजनेस नहीं करूंगा। आपने बिजनेस करना आप कर सकते हो, कोई और फ्रेंचाइजी लेके काम करना चाहे वो कर सकता है। पहले तो 63 फ्रेंचाइजी थी 2016 में, पूरे भारत में 65 फ्रेंचाइजी हो गई थी, मतलब 2 और हो गई थी। सबके पैसे वापस करे मैंने। जिसके पैसे पूरे हो चुके थे उनको बोल दिया कि तुमने मेरे को 10.5 लाख रुपया दिया था, अब तुम 25 लाख कमा चुके हो, इसलिए अब तुम्हारा कांटा मेरा, अब तुम किसी और कंपनी से ले आओ, मेरा पुराने वाला सॉफ्टवेयर ले लो, एक्सपेंडिंग होराइजन्स के नाम से, मैं तुमको नहीं करूंगा। सब बंद करना पड़ा मुझे। क्यों करना पड़ा? क्योंकि बिजनेस को खत्म करना था मुझे। अगर सोसाइटी के लिए काम करना है तो मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बिजनेस का लालच, क्योंकि अगर लोग बहुत ज़्यादा जानने लग जाते हैं आपको, तो फिर बिजनेस भी आपका खूब बढ़ जाता है, और फिर आपको सारा समय बिजनेस को देना पड़ता है। जब आप बिजनेस को समय देते हो आप समाज को समय नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने ये कहा कि मैं तो मांग कर खा लूंगा अपने इस जीवन में, परंतु बिजनेस नहीं करूंगा।
क्योंकि जब नाम हो जाएगा तो उस नाम का फ़ायदा हमें और लोगों को देना है समाज के, बजाय इसके कि खुद अपना बिजनेस करो। इसलिए मैंने ये प्लान किया, ना मैं ज़मीन लूँगा, ना मैं मकान लूँगा, ना मैं दुकान खोलूँगा, ना मैं कोई सामान बेचूंगा अपने लिए, साथियों का बेचूंगा, आपका सामान बेचूंगा और इसका बेचूंगा, किसी का भी बेच दूंगा, अपना नहीं बेचूंगा। परसेंटेज नहीं लेते उसमें से? कोई परसेंटेज नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई फ्री भी नहीं। आप सैंपल भी दोगे तो भी पैसे देता हूँ कि जितना रुपए का खर्चा हुआ है वो लोग मेरे से, तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। कोई सेटलमेंट नहीं होती हमारी, कोई वो नहीं होती। हाँ, इस बात की गारंटी मांगता हूँ कि भैया चीज़ सही जाएगी, ओरिजिनल चीज़ जिसकी हम कह देंगे ओरिजिनल चीज़ होगी तो जाएगी। एक बार धोखा कर दिया तो दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं। कह दूंगा कि पिछली बार झूठ बोलकर सामान दे गया था। अभी मैं देख रहा था एक आपने उसके जो लड्डू होते हैं, तिलों के लड्डू की वीडियो बनाई थी। हाँ, वो आपका कोई आशीष साथी है, आशीष हिसार से, बहुत गजब। एक चीज़ की मिलावट नहीं करता है, देसी तिल ला करके, देसी गन्ने के, बिना ऑर्गेनिक गन्ने का, देसी बिना केमिकल का गुड़ उसमें शामिल करता है, और बादाम डालता है और काजू डालता है, और फिर तिलों के लड्डू देता है। पूरी सर्दी जितने मर्जी खाओ, गजब काम करता है पूरा। मतलब वो नेचुरली बनाता है ओरिजिनली। जिस दिन पता लग गया गड़बड़ कर रहा है, उसमें कुछ मिलावट कर रहा है, उसी दिन क्रॉस कर देंगे कि आज से इससे पास लेने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने से लेने की जरूरत नहीं है, वैसे जो ले रहा है लोग खरीद भी रहे हैं उनसे। प्योर चीज़ है वो, क्योंकि प्योर है ना। एक बार जो खा लेता है बार बार मंगवाता है। मेरे लिए मंगवा दो आप वहाँ से। बोल देंगे, कोई बात नहीं। आपके मेरे से पैसे लोगे? मैं थोड़ी लूँगा, उसका काम है, वो लेना ले, वो तो उसके ऊपर है भैया। मैं आप उसको बोल सकते हो ना। मैं ले आऊँगा जिस दिन। मैं तो है, मेरे पास गाड़ी में रखे हैं, मैं अभी खिला दूँगा। अभी खिला दी मेरा। क्या है नाम उसी जो जिससे वो मतलब वो कर रहा है, वो बैल जी उसके ब्रांड का नाम बैल जी है। ADR लाइव उसके चैनल का नाम है। आशीष, उसका फ़ोन नंबर भी है, अगर किसी को लेना है तो मैं बोल भी देता हूँ, ताकि और अच्छी बात है। उसको फ़ोन करेंगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ, मुझे मैसेज किया, हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई। गांव मसूदपुर है हिसार में। 9896345913 व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। इसके ऊपर व्हाट्सअप करके मंगवा सकते हैं, क्योंकि नंबर शायद मिलेगा नहीं। दूसरा नंबर मुझे पता नहीं वो कंपनी का कौन सा नंबर है। तो मतलब ये है चीज़, आप जो जिस तरीके से आप हर चीज़ के बारे में ना गांव की बात करते हो, प्राकृतिक चीज़ों की बात करते हो। हाँ, मुझे लगता नहीं ये काम असंभव है, क्योंकि अब भारत गांव की तरफ लौट नहीं सकता। आशीष का नंबर दूसरा भी है, 8708305785। मैं आपसे बोल रहा था कि भारत का अब गांव की तरफ लौटना असंभव सा लगता है। कैसे हो सकता है? शॉर्ट बता दो, हमारी वीडियो बहुत लंबी होगी। देखिए, मैं गांव की तरफ लौटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भारत है ही गांव, शहरों में नहीं है। अब तो शहरों में अब मैं आपको तो बता, नहीं, शहरों में आज भी मेरे जैसे खुदगर्ज, कमीने, घटिया, लिच्चड़ और गंदे लोग रहते हैं आज भी। कहाँ पर? शहरों में। दोबारा बोलना यही लाइन। अभी तो मुझे भी नहीं याद क्या क्या बोला मैंने। मतलब समाज के सबसे गंदे लोग शहर में रहते हैं, सीधी सी बात है। सबसे खराब लोग जो गांव में प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की बजाय गांव छोड़कर भाग गए। मेरे जैसे लोग गांव में शिक्षा नहीं थी, छोड़कर भाग गए, तैयारी नहीं की कि क्यों नहीं है, लड़े नहीं उसके लिए, या उनके घर वालों ने भेज दिए या वो खुद भागे। गांव में कोई चीज नहीं थी तो बनाई क्यों नहीं, किसने रोका था? मुझे जब समझ में आया, मैं वापस आने की तैयारी कर रहा हूं कि गंदे लोग क्यों रहते हैं, तो अब मुझे समझ में आता है कि भारत उत्पादन आधारित, जो मैंने ये बताने की शुरुआत की थी, वो बात ये थी कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं था, भारत उत्पादन प्रधान देश था। तो सब चीजें गांव में होती थी, और गांव की जो व्यवस्था है, पूरी की पूरी व्यवस्था जंगल आधारित थी, ना सरकार के ऊपर निर्भर थी, ना व्यापार के ऊपर, ना बाजार के ऊपर निर्भर थी। तो अब गांव को कुछ भी किसी से नहीं चाहिए था, इसीलिए अंग्रेज कभी राज नहीं कर पाए। इसलिए मैं बोलता हूं भारत कभी गुलाम था ही नहीं, भारत अब गुलाम होने की तैयारी कर रहा है। फिर जो दूसरी बात मैंने कही, उस टाइम शहर किस लिए बने थे? गांव की प्रत्येक घर की और हर गांव की प्रत्येक घर की जब जरूरतें पूरी हो जाती थी, तो जो सरप्लस अनाज, कपड़ा, मसाले, जो भी चीजें जरूरत की थी, जब वो सरप्लस थी, वो शहर में जाया करती थी। और शहर थे गंदगी के लिए। किसी ने रंडी खाना, किसी ने दारू खाना, किसी ने मांस खाना, किसी ने नशा करना, किसी ने वेश्यावृत्ति, किसी ने जुआ खेलना, सट्टा खेलना, तो शहर होते थे। इन कामों के लिए गांव में जगह नहीं थी।
गांव में ना कोई ठेका था, ना वेश्यालय था, ना कोई गलत आचरण था, ना किसी का भी नहीं था। तो ये गंदे काम करने के लिए शहर में जाया जाता था, और शहरों में जो व्यवस्था थी वो अंग्रेजों की थी, व्यापार आधारित। जब अंग्रेज आए, और उससे पहले नगर थे, वो नगरों में सरप्लस स्टोरेज हुआ करती थी कि दूसरे देश को भेजने के लिए नगरों में स्टोरेज होती थी। और वो नगर, मैक्सिमम नगर ऐसे थे जो बंदरगाहों के आसपास थे, ताकि समंदर के रास्ते ही सामान आना जाना था। ये चीजें हमारी अगली पीढ़ियों को बताना बहुत ज़रूरी है। हमसे सब छुपाया गया है। आज के टाइम पर आपको किताबें पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं है। असली किताबें आपकी लाइब्रेरियों से गायब हो चुकी हैं, और आपको अब चैट जीपीटी जैसा ये एआई दे दिया गया है, और थोड़े दिनों के बाद जो एआई बोलेगा आप उसको सच मानने लग जाओगे। अगली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि जो एआई बोल रहा है वो सच नहीं है, ये पता होना चाहिए उनको। और उसके लिए खुद का दिमाग होना चाहिए, और खुद के दिमाग के लिए अपनी अकल से बच्चा सोचे, और अपनी अकल से बच्चा तब सोचेगा जब ग्लाइफोसेट नहीं खाएगा, व्हाइट लाइट के टच में नहीं होगा। जब तक एआई सोचने नहीं देगा। एआई से तो आपको स्क्रीन से तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। देखो, बुद्धि को खत्म करने के 6 मेरा रास्ते कहने हैं। का मतलब ये है, अब एआई का यूज इतना हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं सुनो है। सुनो, मैंने आज तक एआई का इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ दिमाग का यूज होता है ना, मैंने एआई का आज तक इस्तेमाल नहीं किया। लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं उस बात को बता रहा हूँ आपको कि एप्लीकेशन लिखना, खबर लिखना, और क्या क्या होते हैं, और ही बहुत, मतलब ये सारे मैनिपुलेशन है सारे, जिसमें दिमाग का यूज होता है। नहीं, ये दिमाग का नहीं, सिर्फ फॉर्मेट का यूज होता है। भावनाओं का। दिमाग केवल और केवल इमेजिनेशन के लिए है। इमेजिन नहीं कर सकती एआई। एआई आपको काम बना बनाया दे सकती है, जो आज तक कभी किसी ने बनाया है उसका मिक्सचर आपको दे सकती है। एआई अपने आप से सोच नहीं सकती। चलो इसको खत्म करते हैं। वो डिजाइन बनाया हुआ है। मैं बस आपको फाइनल की 5 लाइनें बता देता हूँ। बता दो जल्दी। आपके बच्चे की बुद्धि को खराब करने के लिए पाइनियल ग्लैंड को खत्म करना जरूरी है, और पाइनियल ग्लैंड को खत्म करने के लिए जो उपयोगी चीजें हैं, ग्लाइफोसेट जो कि पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी केमिकल्स में इस्तेमाल होता है, फ्लोराइड जो आपको सुबह टूटी के पानी में दिया जाता है, वाइट लाइट जो आपके घरों में ट्यूब लाइट है, ये वाइट लाइट है, और आपकी गाड़ियों की हेडलाइट है वो वाइट लाइट। चौथे नंबर पे वाईफाई की रेडिएशन, और 5वें नंबर पे कोई भी सुगंध वाली चीज़, जैसे मच्छर भगाने वाली कॉयल है, जलाने वाली डिओड्रेंट है, या खुशबू वाले तेल या खुशबू वाले साबुन। ये इन चीज़ों से अपने बच्चों को बचाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। एंड इफ़ नेचर डिड नॉट मेक इट, डू नॉट टेक इट। इसका मतलब कुदरत ने अगर वो चीज़ नहीं बनाई है तो अपने बच्चों को बोलिए वो खाने की नहीं है। कुदरत ने नहीं बनाई है तो फैक्ट्री में बनी चीज़ें खाने के लिए नहीं होती, बीमार करने के लिए हैं। पैकेट में जो भी खाना है सब बर्बादी का है। होटल में जो खाना है, पीजी में जो खाना है, हॉस्टल में जो खाना है, कॉलेज कैंटीन में जो खाना है, ढाबों पे जो खाना है, सब कचरा है बेसिकली। रिसर्च करके देख लीजिए। कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रैन या फिर पाम ऑयल, ये सारी चीज़ें मिलती है ना। वो हजम होता है, कैंसर ऊपर से करता है, नपुंसकता फैलाता है। कॉटन सीड ऑयल सबको पता है। दुकान पर जाओगे, जितनी दुकानें आपको यहाँ मिलेंगी, उन सब दुकानों पे खाने के जितनी आइटम है, सारी की सारी आइटम आपको बीमार करने के लिए है, आपकी सेहत के लिए नहीं है। सेहत के लिए केवल माँ सोच सकती है, केवल किसान सोच सकता है, सिर्फ आपका खेत सोच सकता है। खेत बचे रहेंगे तो देश बचा रहेगा। इसलिए ज़मीन हर कीमत पर बचानी है। ज़मीनों को हथियाने के लिए वो लोग आ रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स को भेज रहे हैं, आपको मुंह मांगी कीमत दे देंगे, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और खाते का पैसा किस दिन इंटरनेट गायब हो जाए और किस दिन आपका खाता शून्य हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। वो खाता शून्य होने से पहले अपनी ज़मीनें बचाने की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। और किसी पर कितना ही कर्जा हो, आपको आत्महत्या नहीं करनी है। अगर कर्जा है और नहीं कुछ समाधान मिल रहा है, 7696627656 पर व्हाट्सएप करो। जितनी जानकारी आपसे मांगे हिंदी में भर दो। आपका आवेदन बैंकों से लड़ने की लड़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास पहुंच जाएगी। लड़ाई के लिए ज्ञान आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाथ मिलाने के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। जय जोहार।